हाँ जी। दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। तो दोस्तों, काफी टाइम बाद हम आज योजना का एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट जो योजना का एनालिसिस हुआ था वो जून के महीने का हुआ था और आज हम जुलाई का एनालिसिस कर रहे हैं। ऑल दो नवंबर आ चुका है तो आप कहेंगे कि सर इतना पुराना एनालिसिस क्यों, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये जो टॉपिक्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक्स हैं इस योजना मैगजीन के एस्से के लिए हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं। तो कोई बात नहीं, यूपीएससी की जर्नी में कोई भी टॉपिक पहले पढ़ा हो देर से पढ़ा हो ज्यादा मायने नहीं रखता। बात यहाँ पे ये जरूरी होती है कि हम उसको कैसे अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर पा रहे हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने, आई एम श्योर, जुलाई का जो योजना मैगजीन का एडिशन है पहले पढ़ लिया होगा, या मे बी आपने किसी और यूट्यूब चैनल पे उसका एनालिसिस देख लिया होगा। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे भी देख लीजिए। आधे घंटे की बात है, संडे का दिन है, संडे रात की बात है, आधा घंटा यहाँ पे देख लीजिए। बाद में आप नेटफ्लिक्स, ओटीटी जो भी और कुछ देखना चाहते हैं देख लेना। तो दोस्तों, ये जो आज का जो हमारा थीम है, कोऑपरेशन टू प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे ना इस मैगजीन में क्या हुआ है, जो लीड आर्टिकल है वो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी का है, अमित शाह जी का, जहां पे वो सहकार से समृद्धि योजना की बात कर रहे हैं। अब ये जो पर्टिकुलर एडिशन है जुलाई 2023 का, अगर ऐसे पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मुझे तीन थीम्स यहां पे दिखती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पे आपको जो कंटेंट दिखेगा पावर्टी एलिविएशन से रिलेट कर पाएंगे, पावर्टी अपलिफ्टमेंट से रिलेट कर पाएंगे। देन क्योंकि कोऑपरेटिव्स की बात होने वाली है इस वीडियो में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होने वाली है, तो एग्रीकल्चर की भी बात आ जाती है। एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, एटसेट्रा। एंड थर्डली, यहां पे जो भी मैं कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो चाहे वो पावर्टी एलिवेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, या चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट है, तो ये तीन थीम्स हैं। ये तीन थीम्स हैं, जीएस की थीम्स हैं, एसए की थीम्स हैं, जिसको आप सिंक्रोनाइजेशन में देख पाएंगे इस योजना मैगजीन के एनालिसिस में। नाउ आई नो आप कहेंगे कि सर फिलोसफिकल टॉपिक्स आते हैं ऐसे में, ठीक है, मैं आपको वो डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कंटेंट है ना, हम अपने फिलोसफिकल लेसेस में भी डायमेंशंस लेके आने की कोशिश करते हैं, जो मैं पेस्टल अप्रोच की बात करता हूं बार बार, है ना। अब कहीं ना कहीं ये जो हम जीएस का कंटेंट पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, योजना मैगजीन से हम कंटेंट पढ़ते हैं, ये हमको अपनी डायमेंशंस को सॉलिडिफाई या कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है। तो मान लीजिए कि इस मैगजीन में हमने कोई एग्जाम्पल पढ़ा, किसी ट्राइबल विलेज की बात पढ़ी, या किसी हमने ऐसी संस्था के बारे पढ़ा जैसे जिसके चलते वुमेन एम्पावरमेंट किसी गांव में बहुत ज्यादा तेज तरीके से हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम रिलेट कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स को हम कोट कर सकते हैं यदि इससे मिलता जुलता हमसे कुछ पूछा जाता है। योजना की बात हो रही है तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हर महीने योजना की मैगजीन आती है, और योजना की मैगजीन सरकारी मैगजीन है। किंडल वर्जन अगर आप पढ़ना चाहें तो 22 या 23 रुपए का किंडल वर्जन है, और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी पढ़ना चाहते हैं तो 10-12 रुपए की मैगजीन आपको मिल जाती है मार्केट में, कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली अवेलेबल है। और इसमें हर महीने ना कोई सोशो इकोनॉमिक इशू के बारे में बात होती है। तो अगेन, वेरी रेलेवेंट फॉर जीएस, वेरी रेलेवेंट फॉर एसए। ऑलराइट। और एक और बात देखिए, न्यूज़पेपर्स चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, वहां पे ना अक्सर जो एडिटोरियल पेज है वहां पे आप देखते हैं कि जो कॉलमनिस्ट हैं, जो एडिटोरियल्स लिखते हैं, वो सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं। करना भी चाहिए, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब विद इन अपने दायरे में रह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। लेकिन योजना मैगजीन क्या करता है, आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज योजना मैगजीन इज व्हाट, दैट इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का स्टैंड है। तो इस करके यहाँ पे हमको एक बैलेंस पिक्चर मिलती है कि सरकार का वर्जन क्या है किसी स्कीम को लेके, सरकार का व्यू पॉइंट क्या है, उस स्कीम के प्रो या कॉन्स क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है वो हमको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से मिल जाता है। ये 5 टॉपिक्स मेरे को रेलेवेंट लगे। पूरी मैगजीन पेज टू पेज मैं पढ़ने को कभी नहीं कहता हूं, पूरी मैगजीन में से ए टू जेड टॉपिक्स पढ़ने को मैं कभी भी नहीं कहता हूं। ये आपको मैं काफी टाइम से कहता आ रहा हूं, लगभग 2 साल हो चुके हैं योजना मैगजीन का एनालिसिस करते को मुझे स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो जुलाई 2023 में से ये 5 टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगे। पहला टॉपिक है सहकार से समृद्धि। देखिए, वर्ड सहकार क्या कहता है, सहकार को अगर 2 वर्ड में ब्रेक करें, सह और कार्य, कार्य मतलब कि काम करना, वर्किंग, और सह मतलब टुगेदर, सहयोग की बात करते हैं ना, यानी कि इकट्ठे काम करना। तो देखिए, अब हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी एस्पिरेशंस की बात करें, या अगर हम
कंट्री लेवल की बात करें, नेशन, अगर हम नेशन की बात करें तो कितनी सारी मनोकामनाएं हैं लोगों की, कितनी सारी अपेक्षाएं हैं लोगों की, और वो अपेक्षाएं पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी लेकिन कितने लोगों का पेट पाल सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी कितने लोगों की अपेक्षाओं को, मनोकामनाओं को पूरी कर सकती है, वहां पे भी लिमिटेशन है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये एक आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का फ्लोट किया था जुलाई 2021 में, जो आपका इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2021 से पहले की बात है, कि उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का यहाँ पे स्थापना करी थी, ताकि लोगों की मनोकामनाओं को, लोगों की इच्छाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग आपस में सहयोग के साथ कैसे वो सपने पूरे कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी की बात करें, अपनी जिंदगी में समृद्धि कैसे लेके आ सकते हैं। भारत में लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, जिसमें से 80% नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं और 20% क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं। यानी कि 80% ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं जो कि अपने आप में ही, मान लीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें 500 लोग हैं, है ना, वो 500 लोग अपने आप ही उसमें पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपनी कंट्रीब्यूशन के जरिए। वो किसी बैंक से या किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक से या किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से या किसी और रिटेल बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं, अपने आप ही वो क्रेडिट की नीड्स पूरी कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे कोऑपरेटिव्स भी हैं जो कि क्रेडिट लेते हैं इंस्टीट्यूशन से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से या रीजनल रूरल बैंक से, एक्सेट्रा। लगभग 30 करोड़, 29 से 30 करोड़ लोग इन कोऑपरेटिव्स में शामिल हैं। 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स में लगभग 29 से 30 करोड़ लोग हैं। और कोऑपरेटिव्स का प्रेजेंस भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, तो 98% ऑफ द विलेजेस में ये कोऑपरेटिव्स प्रेजेंट हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है रीढ़ की हड्डी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन इकोनॉमीज में भी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ मेंबर्स की इनकम कैसे जनरेट हो सकती है, रोजगार कैसे जनरेट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे काफी काम किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आइडिया हम महात्मा गांधी जी की टीचिंग्स में भी पढ़ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये किस आधार पे, किस विचार पे निर्धारित है, आत्मनिर्भर की, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बेस्ड हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि भाई देखिए, अब यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी, यहाँ पे अगर 500 लोग एक सोसाइटी में हैं तो सबका ही यहाँ पे जो भी ओपिनियन है, जो भी स्टैंड है, सबका वो ओपिनियन सुना जाएगा, सबकी बात मानी जाएगी और सबकी सहमति के साथ ही आगे बात बढ़ाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेटिक है, तो उनको कंट्रोल करने वाला भी कौन है? दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर ओन मेंबर्स। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी मेंबर्स को मिलते हैं जो भी उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जुड़े हुए हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक बहुत पावरफुल टूल है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दे कैन हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी, क्रिएट जॉब्स एंड ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या इनिशिएटिव्स भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स? देखिए, ये बातें हमको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बातें देखिए, अब ऐसा ना कि मैं कई बार बच्चों के ऐसे पढ़ता हूं तो वो बहुत जेनरिक कंटेंट लिखते हैं, स्पेसिफिक कंटेंट नहीं लिखते हैं। अब बच्चों को लगता है कि स्पेसिफिक कंटेंट लिखना मींस कि मेरे को सोशियोलॉजी या पीएसआईआर या फिलॉसफी के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। ये आपके सामने देखिए कितना अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। तो यदि आप कभी एम्पावरमेंट, रूरल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, पंचायती राज की बात कर रहे हैं अपने ऐसे में, पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कंटेंट बहुत रेलेवेंट आ जाता है वहां पे। तो क्या इनिशिएटिव्स ले गए हैं भारत सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए? पहली बात तो एक नई पॉलिसी बनाई गई है 2021 में, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। दूसरी बात, डिजिटाइजेशन पे बहुत फोकस किया जा रहा है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, डिजिटाइजेशन की रेस में, डिजिटाइजेशन के प्रोसेस में वो पीछे ना रहें। देन टैक्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि टैक्स बेनिफिट और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जिसके चलते वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। और जो भी लीगल और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की जरूरत रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उसमें भी सरकार पूरी वचनबद्ध है, मदद कर रही है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो रेवेन्यू है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो लगभग 16 लाख करोड़ का था, विच इज अ 10% इंक्रीज ओवर 2021-22। और अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रॉफिट की बात करें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट उन्होंने साल 2022, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कमाया था, जो कि 15% बढ़ोतरी है एज कंपेयर टू 2021 और 22। तो अमित शाह जी ने इस आर्टिकल में कहा है, उनके ये वर्डिंग्स हैं कि देखिए कि सरकार वचनबद्ध है, कमिटेड है, इनेबलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें यदि भारत ने आने वाले समय में
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है टुवर्ड्स 2030। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं लोगों को एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, और चाहे वो रूरल एरियाज में हो, अर्बन एरियाज में हो। तो इसी दिशा में जो सहकार से समृद्धि विजन है, एक बहुत बोल्ड और एम्बिशियस प्लान है कोऑपरेटिव सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का, और इसमें क्षमता है बहुत सारा जॉब क्रिएशन का, लोगों की जिंदगी बदलने का, और साथ के साथ वातावरण का ख्याल रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने का। तो क्या क्या बेनिफिट है सहकार से समृद्धि की बात करें? पहली बात तो ऑफ कोर्स लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। आपने आंकड़े पीछे देखे कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने कमाया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं। साथ के साथ कोऑपरेटिव्स को और अच्छे तरीके से वेल इंटीग्रेट किया गया है विद द फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्रेडिट लेना है, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस उठाना है, तो वो मौके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिल रहा है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर देयर मेंबर्स। तो बहुत सारे जो लोग हैं, देखिए वो क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि लोग किट्टी डालते हैं, महीने के कुछ पैसे एक फंड में डालते हैं। तो जो लोग हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जितने भी हैं, XYZ, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, तो वो कुछ पैसे डाल रहे हैं। लेट्स से कि अगर मैं 10,000 रुपए डाल रहा हूं, मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन महीने की 10,000 रुपए की है। अब मुझको मान लीजिए मेरे घर पे मेरी बेटी की शादी है और मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो शायद मैं बैंक के पास नहीं जाऊंगा, पहले मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को अप्रोच करूंगा कि देखो मैं यहाँ पे हर महीने 10,000 रुपए डाल रहा था, आज मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, बेटी की शादी करनी है, वोटेवर शादी में खर्चे हो जाते हैं, तो मुझे कम ब्याज पे कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लोन मिल सकता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो कि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के अंडर कवर्ड नहीं है। साथ के साथ पावर्टी एलिविएशन में भी बहुत मदद आ रही है इस स्कीम की। इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात करें, ऑल्दो कंप्लीटली तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, आप और मैं बिल्कुल बराबर की हैं, लेकिन ये कोशिशें हैं, ये योजनाएं हैं जो कि टारगेट करते हैं इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये सोसाइटीज बेस्ड होती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ऑन सेल्फ रिलायंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा एजेंडा रहता है। यहाँ पे आंकड़े देखते हैं कोऑपरेटिव्स बाय टाइप, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव लगभग 1.77 लाख हैं। जैसे आपको बताया था कि 20% क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, एंड 80% यानी कि लगभग मोर देन 6.5 लाख, 6.76 लाख जो कोऑपरेटिव्स हैं वो नॉन क्रेडिट है, 80% जो है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स कितने हैं? 97,961, और 29 करोड़, एनीवेयर बिटवीन 29 to 30 करोड़ पीपल आर एंगेज्ड इन दीज कोऑपरेटिव्स। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, अगेन बहुत जैसे आपके साथ सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने बात करी, तो अगर आप एस्से लिख रहे हैं ना, अगर आप एस्से में स्कीम के बारे में मेंशन कर रहे हैं, तो यू कैन मेक दिस डायग्राम, और नॉट एफ अ डायग्राम बट अ फ्लो चार्ट, कि भी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कोऑपरेशन के। वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप है, मेंबर्स को इंकरेज किया जाता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको अपने आप में ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस मिलता है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत पावरफुल होगा, जिसके हाथ में कंट्रोल ज़्यादा होगा। सबके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे बराबर के होंगे। तो अगर मैंने 3 लाख का अगर लोन उठाया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे पे लागू होगी पैसे वापस करने के लिए, वही टर्म्स एंड कंडीशंस किसी और पे भी लागू होगी। ठीक है। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि यानी कि अचीव करना थ्रू कोऑपरेशन, तो 4 P's एंड 4 E's। देखो इस तरह की चीजें ना हम बना सकते हैं ऐसे में, कितना अच्छा लगता है दिखने में, कितना अच्छा लगता है ना। 4 P's की बात हो रही है, यानी कि पीपल, कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल, प्रोडक्शन बाय द पीपल, पीपल बिफोर प्रॉफिट। तो यहाँ पे मोटिव सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, लेकिन लोगों को मुनाफा मिल सके, ये सबसे बड़ा मोटिव है। और मुनाफा हो लेकिन एक पर्पस के साथ। तो मुनाफे का पर्पस क्या है? अगर 4 पैसे लोगों की जेब में आ रहे हैं, 4 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उनके परिवार में खुशहाली आएगी। एंड देन 4 E's, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ क्रेडिट एक्सेस, एंड ईज ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, कितनी बार हम देखते हैं केसेस, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं केस स्टडीज में कि कितने सारे किसान हैं पंजाब हरियाणा में, वो अपने आप को फांसी लगा रहे हैं, बड़े बड़े जमींदारों से उन्होंने पैसे उठाए थे, वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उसकी जरूरत नहीं है। अब ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जहां पे आप पैसे उठा सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप वो पैसे वापस दे सकते हैं, बेस्ड ऑन दी अग्रीमेंट, बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कर रहे हैं। और इससे एक मौका मिलता है ऐसे लोगों को, एक चलो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ अगर वो नहीं जुड़े हुए हैं, तो एटलीस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में वो थोड़ा इंटीग्रेट हो सकते हैं।
चलिए दोस्तों, आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं क्योंकि एसए की बात हो रही थी शुरुआत में। तो यदि दोस्तों आप यूपीएससी 2024 के एस्पिरेंट हैं और यदि अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी आप जनवरी तक तो अपना मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एसए प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। जनवरी मिड के बाद आप थोड़ा प्री ओरिएंटेड तैयारी रखेंगे। तो मैं एसए का टीचर हूँ और मैं एसए पढ़ाता हूँ, कंप्लीट मेंटरशिप देता हूँ स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। यदि आप 2024 के एस्पिरेंट हैं और आप अपनी एसए राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है फ्लो, क्या होता है कोहेरेंस, कंटेंट एनरिचमेंट क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बकायदा आपको मेंटरशिप इस कोर्स में दी जा रही है। आपको खूब सारे टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उनकी इवैल्यूएशन भी की जाएगी, थीसिस राइटिंग एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपका हाथ थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर कमजोर है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, या आपको लगता है कि ऐसे राइटिंग एबिलिटीज आपके पास इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो दोस्तों इस नंबर पे कॉल करें और आज ही इस प्रोग्राम में एनरोल करें। कुबेर लाइव कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। एंड सिमिलरली जो हमारे दोस्त हैं उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम एक ऐसे कोर्स लेके आए हैं, विद इवैल्यूएशन भी है, विदाउट इवैल्यूएशन भी है। विद इवैल्यूएशन लेंगे तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा मेरे साथ पर्सनलाइज मेंटरशिप लेने का। सो दोस्तों ये टोल फ्री नंबर है, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कॉल करके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। देन बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, अब छोटे से छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, एक स्टेज आती है जब लगता है कि यार हमारा बिजनेस बहुत स्टैग्नेट हो चुका है, हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर एक्सपैंड करना पड़ता है। सो कोऑपरेटिव, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, ये एक प्रोसेस है जहां पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो विजन है, उसको एक्सपैंड करने के बारे में सोचा जाता है। Any business to remain commercially to look beyond its primary customers and markets। बिना डाइवर्सिफिकेशन की स्टैग्नेशन आ जाता है, जो कि बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ को इंपीड करता है, यानी कि रुकावट लेके आता है। एन एंटिटी स्टेटेड टू बी इन बिजनेस, अगर वो एंगेज्ड है किसी कमर्शियल, प्रोफेशनल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। कोऑपरेटिव बीइंग अ लीगली इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चरल एंटिटी, वो फॉलो करता है इनबिल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, और जो उस सोसाइटी के, उस कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं, उसके इंटरेस्ट को एडवांस करने में बिलीव करता है। Cooperatives as business entities, they can be profit sharing enterprises or they can be non-profit entities as well। तो अगर हम कोऑपरेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज की बात करें तो क्या होता ना, जैसे कि गोल सेट होता है, गोल आप पहले गोल को फॉर्मुलेट करते हैं, गोल को एनालाइज करते हैं। किसी भी बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है, तो चाहे वो कोऑपरेटिव बिजनेस ही ना हो, क्यों ना हो, तो क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स आने चाहिए एक्सपेंशन के लिए। पहली बात तो आप एज अ कोऑपरेटिव अपना गोल डिसाइड करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द गोल फॉर्मुलेशन स्टेज को कहते हैं कि किस पर्पस के लिए आपने ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है, क्या क्या गोल्स हैं, कैसे आप उसको अचीव करेंगे। देन आप गोल्स को एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन योर स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। देन तीसरी बात यहां पे आती है कि आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि हवा में तो बात नहीं छोड़नी है कि आपने बस कोई तीर लगा दिया अपने आप हो जाएगा या कह दिया हो जाएगा। आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है जहां पे आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। एक बार स्ट्रैटेजी बन जाती है, देन फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो जो लोग या जो मेंबर्स इंचार्ज होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर अचीवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल, फिर वो देखेंगे कि कैसे जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे वो डिस्पोज कर सकते हैं फॉर अचीविंग द स्ट्रैटेजी, फॉर अचीविंग द गोल्स। और लास्ट स्टेप होता है अपनी स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करना। यहाँ पे अगेन फ्लो चार्ट के फॉर्म पे गोल सेटिंग, गोल एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन, and then evaluating the strategy, monitoring the strategy. These are 5 facets of strategic management. Now, अगर आप मैनेजमेंट रिलेटेड बात लिखते हैं अपने ऐसे में, एनीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, तो ये बातें उतनी वहां पे भी रेलिवेंट हैं जितनी ये कोऑपरेटिव्स के लिए हैं। अगर हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की बात करें, गोल सेटिंग की बात हो रही है, तो उतनी ही बात ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में भी लागू होती है जितनी कोऑपरेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजी में होती है ना। यू हैव टू बी स्मार्ट। देखिए, वहां पे मैं नहीं बैठा हूँ एग्जाम जब आप लिख रहे होंगे, कोई टीचर नहीं बैठा होगा, दुनिया जहान का, पूरी इंडिया का टॉप मोस्ट एजुकेटर क्यों ना हो, वो जब आप एग्जाम लिख रहे हैं वो वहां पे नहीं बैठा होगा। ये आपकी समझदारी है कि आप कैसे इस कंटेंट को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगेन इस बात को ध्यान से समझें, जो भी यहाँ पे बातें डिस्कस करी जा रही हैं, थोड़ा ब्रॉडन होराइजन से चीजों को समझें। क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं किसी बिजनेस के लिए, किसी कोऑपरेटिव के लिए भी।
तो पहली बात तो है कि न्यू मार्केट्स में एंटर करना। फॉर एग्जांपल देखिए, अमूल की बात करें, अमूल मिल्क हम सब ने पिया है, लेकिन अमूल ने 96-97 की बात है, अमूल एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, लेकिन अमूल ने 96-97 में आइसक्रीम के बिजनेस में भी वेंचर किया। अभी आप अमूल की आइसक्रीम भी खाते होंगे, ठीक है। तो एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स, ऐसा नहीं है कि अमूल का ब्रांड बना नहीं हुआ था, अमूल का ब्रांड बना हुआ था, अमूल का जो दूध है वो बहुत पॉपुलर तभी भी था, आज भी है, लेकिन एक नए एक उन्होंने प्रोडक्ट में वेंचर आउट किया। Then is acquiring or merging with other cooperatives. This can be a way for cooperatives to gain access to newer markets, to new resources. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स मर्ज कर सकते हैं ताकि वो मर्ज करके एक और बड़ा लार्जर कोऑपरेटिव बनाए, ठीक है। देन द थर्ड इज डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि आपके साथ मैंने अमूल आइसक्रीम की बात करी, मैं आपके साथ दो एग्जांपल्स यहाँ पे शेयर करता हूँ। एक तो इफ्को का एग्जांपल आता है, इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये एक फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव है जो कि फॉर्म हुआ था इन अ जॉइंट वेंचर विद अ स्पेनिश कंपनी कॉन्गिलाडोस दे नवेरा, जिसने सेटअप करा था फूड प्रोसेसिंग प्लांट एट लुधियाना इन पंजाब, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू कोऑपरेटिव्स मर्जिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ लार्जर कोऑपरेटिव। देन अमूल की बात करें, अमूल, चलो आपको मैंने अमूल का बताया कि आइसक्रीम और बाकी फ्रोजन मिल्क कन्फेक्शनरीज बिजनेस में भी 96-97 में अमूल ने वेंचर आउट किया। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जब हम कोऑपरेटिव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, अब ये केस स्टडीज एग्जांपल्स काफी रेलेवेंट होते हैं जब एसए में हमने कोड करना होता है। तो जैसे कि एक विलेज है, ट्राइबल विलेज है तमिलनाडु में, सितिलिंगी। सितिलिंगी एक ट्राइबल विलेज है धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, जहां पे 500 से ज्यादा मेंबर्स ने हाथ जोड़ के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिसका नाम है, 2004 की बात है, 20 साल पुरानी बात है, सितिलिंगी ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन, सोफा के नाम से इसका एक्रोनिम है। यहाँ पे हर एक मेंबर के पास लगभग 2.5 एकड़ की जमीन है, और जो मेंबर्स हैं, जो किसान हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो क्या करते हैं, रागी, बाजरा, मिलेट, ये सब कल्टीवेट करते हैं। और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वायबिलिटी बनी रहे ऑफ द मेंबर फार्मर्स, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एडवाइस करता है क्रॉप प्रोडक्शन एज पर द मार्केट डिमांड, एंड इंश्योर करता है कि कोई भी मेंबर सेम क्रॉप्स ग्रो ना करे। यानी कि अगर मैं, इफ आई एम वन ऑफ द 500 मेंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ आई एम ग्रोइंग रागी, देन देन ये बात ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योर करनी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी रागी ग्रो नहीं कर रहा, कुछ और ग्रो कर रहा है, ताकि एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी they are able to give diversification of products to the customers, to the end customers, ठीक है। अब इसके चलते क्या हो रहा है कि मिनिमम देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने इतना अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया है और मार्केटिंग कर रहे हैं, मिलेट बेस्ड कुकीज हो या हेल्थ मिक्सेस हो। आप देखिए मार्केट में कितना ज्यादा आजकल क्रेज हुआ है हेल्दी स्नैक्स का, हेल्दी स्नैकिंग का, हेल्दी कुकीज का, बिस्किट्स का। तो चाहे वो रोस्टेड पाउडर्स हैं, पापड्स हैं, मिलेट बेस्ड कुकीज हैं, तो ये सब बड़े अच्छे तरीके से मार्केट किए जा रहे हैं बाय दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी सोफा। और इसके चलते जो आउटलेट टर्नओवर है, यानी कि ये जो सामान है वो कम से कम 40 रिटेल आउटलेट्स को बेचा जा रहा है इन तमिलनाडु, और हर एक आउटलेट का जो टर्नओवर है वो 50,000 प्रति मंथ से ज्यादा है। तो देयरफॉर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये जो पैसा है लोगों की जेब में जा रहा है। So digitization of agriculture credit cooperatives. This brings us to the third topic in this magazine. Digitization बहुत जरूरी है, digitization की रेस में कोई भी पीछे ना रहे, तो बहुत जरूरी बात है कि हम cooperatives को भी यहाँ पे इंक्लूड रखें। क्या क्या यहाँ पे बातें आती हैं, क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स आते हैं अगर हम डिजिटाइजेशन करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो पहली बात तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, बिकॉज अगर हम मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं तो इसके चलते हमारे ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होते हैं, और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो अपना टाइम और पैसा, टाइम सेव्ड इज मनी सेव, ठीक है। तो दूसरी बात आती है आउटरीच जो है वो और ज्यादा बढ़ता है। जो डिजिटाइजेशन है, दिस कैन हेल्प कोऑपरेटिव्स टू रीच मोर फार्मर्स, स्पेशली दोस्त जो कि रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज में जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव्स अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे किसानों को पैसे प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना जो कि रिमोट या अंडर सर्व्ड एरियाज में रहते हैं, जहां पे कोई बैंक नहीं है, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक्सेट्रा। देन ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो डिजिटाइजेशन कैन इनेबल कोऑपरेटिव्स ताकि वो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकते हैं फार्मर्स को, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस है या वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज हैं, या कैसे उनके प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से मार्केट के साथ लिंकेज कर सकते हैं। इसके चलते किसानों का जो रिस्क है वो कम होता है और उनकी जो इनकम है वो 2 गुना होती है, 4 गुना होती है।
एंड देन डिजिटाइजेशन से एक और फायदा क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बेहतर होती है. सो डिजिटाइजेशन कैन हेल्प कोऑपरेटिव्स टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय मेकिंग इट इजियर टू ट्रैक द ट्रांजैक्शंस एंड द फाइनेंशियल फ्लोज. तो अब यहाँ पे काफ़ी ऐसे लाइक नंबर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं भारत में जिनको डिजिटाइजेशन से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम इफ़को किसान संचार लिमिटेड की बात करें, ये कोऑपरेटिव है जिसने मोबाइल बैंकिंग ऐप बनाई है किसान मित्र, और इसके चलते फार्मर्स को यूटिलाइजिंग दिस ऐप्स तो लगभग 20 मिलियन फार्मर्स, तो यानी कि 20 मिलियन फार्मर्स इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ नंबर्स. आई मीन 20 मिलियन फार्मर्स, जो इतने सारे किसान जो हैं उनको एक्सेस मिल रहा है अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, सच एज अकाउंट बैलेंस चेक्स, फंड ट्रांसफर्स एंड लोन एप्लीकेशंस. तो 20 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख हुआ, तो 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़. तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस ऐप का फायदा हो रहा है. देन नबार्ड की बात करें, नबार्ड ने एक मोबाइल ऐप डेवलप करा है जिसका नाम है ई शक्ति, जो कि किसानों को एक बेहतर प्राइस पे और बहुत एफिशिएंसी के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मार्केट प्राइसेस, वेदर फोरकास्ट. ये ऐप को डाउनलोड किया गया है बाय अराउंड 1 करोड़ फार्मर्स, 10 मिलियन फार्मर्स. तो अगेन लिंकेजेस जो हैं फार्मर्स के मार्केट के साथ और बेहतर होते हैं, इंप्रूव होते हैं. देन इश्यूज क्या आते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट के. देखिए, क्रेडिट नीड्स के अलावा किसानों को और भी बहुत ज़्यादा सेवाओं की ज़रूरत है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजरी है, मार्केटिंग है. तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी तक compete नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं थी. अब जब डिजिटाइजेशन हो रहा है तो वो किसानों को फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी दे पा रहे हैं, मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो पहले काफ़ी इशू आते थे, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात हो, प्रोफेशनलिज्म की बात हो, ये सब चीज़ें पहले नहीं हो पा रही थी. लेकिन जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं. तो देखिए, अगर टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का मिक्स हो सके तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत मदद कर सकते हैं हमारी कृषि क्षेत्रों को आगे बढ़ने में. और साथ के साथ जो भारत का सपना है कि आने वाले 1-2 सालों में जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हैं, तो रूरल इकोनॉमी को और भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर 8-8.5 लाख से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स रैपिडली डिजिटाइज हो सके. अगला टॉपिक है ब्लू ओशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखिए, जहां तक फिशरीज की बात आती है तो भारत 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में. लगभग 8% जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है वो भारत की तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहा है. तो 2nd लार्जेस्ट अमंग द एक्वाकल्चर फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ग्लोबली भारत है. India is contributing around 1% of the national, the fisheries are contributing about 1% of the national GDP, जिसके चलते रोजगार जो है वो लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा मछुआरों को मिल रहा है. अगर हम अपनी एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग्स की बात करें तो 50,000 करोड़ से ज्यादा है हमारी एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग्स. अब अगेन यहाँ पे स्कीम्स की बात आती है, तो ये देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, या अगर हम बात करें एक डेडिकेटेड फंड जो लॉन्च किया गया था फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो देखिए दोस्तों, ये अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि अब पिछले कुछ 5-6 सालों में लॉन्च करे गए थे. फिशरीज को अभी भी इतना ज़्यादा फोकस सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब से 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन लॉन्च किया है तब से ये देखा जा रहा है कि फिशरीज को भी बहुत बूस्ट मिल रहा है, काफ़ी फंडिंग मिल रही है, और जो लोग इस सेक्टर में जुड़े हैं उनको भी फायदा हो रहा है. नाउ एक नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड है, ये एपिक्स और नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिशरी कोऑपरेटिव मूवमेंट को भारत में डेवलप कर रहे हैं. फिश कॉप फेड इज डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द फिशरीज कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री. नाउ अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दिस इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन. जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है और जो फिश कॉपफेड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव बीन असाइन्ड टू स्पीड अप द वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द कंसर्न स्टेट एंड यूटी अथॉरिटीज. फिश कॉपफेड हैज प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी टू द पुअर मछुआरास, टू द पुअर फिशरमैन, by providing them accidental insurance during the period of 1982 to 2020. लास्ट टॉपिक दोस्तों है इस योजना मैगजीन का जो मुझे रेलेवेंट लगा, 1 पैक्स 1 ड्रोन. पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. हर एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को भारत सरकार के द्वारा ड्रोन प्रोवाइड किया जा रहा है. ये इनिशिएटिव इज एम्ड एट एम्पावरिंग एवरी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कि कैसे वो अपने कृषि क्षेत्रों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी.
अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर। नाउ अगेन टॉपिक यहाँ पे कोऑपरेशन का हो रहा था, सहकार से समृद्धि का हो रहा था, वन पैक वन ड्रोन का हो रहा था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कि बताइए कि ड्रोन के एप्लीकेशंस क्या हैं एग्रीकल्चर में, आपके पास जवाब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रेडीमेड आंसर है आपके पास। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर? नंबर वन, क्रॉप मॉनिटरिंग। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इनफैक्ट काफ़ी एक्टिवली क्रॉप्स को मॉनिटर करने के लिए कि वहाँ पे कोई कीड़े हैं, कोई पेस्ट है, कोई डिजीजेज हैं, या किसी किस्म की पौष्टिकता की कमी है क्रॉप्स को। दूसरी बात, प्रिसिशन एग्रीकल्चर। ड्रोन्स के जरिए आप चाहे वो पानी है, चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे वो हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसको टारगेटेड तरीके से आप सप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन लैंड सर्विंग की बात करें, सो ड्रोन्स कैन बी यूज्ड टू सर्वे लैंड फॉर इरिगेशन, ड्रेनेज एंड अदर एग्रीकल्चर पर्पसेस। बाय प्रोवाइडिंग एवरी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विद वन ड्रोन, भारत सरकार का एम है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को जितना एक्सेसिबल हो सके किसानों के लिए उतना बनाया जाए, चाहे किसान छोटा है चाहे वो बड़ा है। इसके चलते किसानों को फायदा प्रोडक्टिविटी का होगा, पैदावार का होगा, कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्या बेनिफिट है इस इनिशिएटिव के? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी। तो ड्रोन्स किसानों को मदद करेंगे टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस बाय इनेबलिंग प्रिसिशन एग्रीकल्चर। देन ऑफ कोर्स, क्योंकि ड्रोन्स मदद कर रहे हैं किसानों की कि कैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट यानी कि सही मात्रा में पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो, तो देयरफॉर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की बात आती है कि वातावरण पे भी जो बुरा प्रभाव है वो कम होता है। और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, बिकॉज देखिए जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, जो ड्रोन बनाते हैं, जो डेटा एनालिस्ट हैं, उनके लिए रोजगार बढ़ेगा। अब एक केस स्टडी है अंत में आपको बताना चाहता हूं। एक उजरदे विलेज है वाई तालुका इन सतारा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, जो कि वहां पे जो किसान है वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। ये पूरा जो गांव है यहाँ पे 2500 एकड़ की जमीन है। नाउ अब यहाँ पे एक PACS यानी कि महात्मा गांधी उजरदे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि ऑपरेट करते हैं विलेज लेवल में टू केटर टू द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन द रूरल एरियाज। ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी 1962 में शुरू हुई थी और जिसके चलते तब से आज 2023 आ चुका है, 60 सालों से ये सोसाइटी लोन्स दे रही है किसानों को, उन किसानों को जो कि इस गांव में आते हैं, जो कि मेंबर्स हैं। सोसाइटी हैज सपोर्टेड फार्मर्स इन अडॉप्टिंग इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे कि ग्रीन हाउसेस की बात करें, पॉली हाउसेस की बात करें, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स को ग्रो करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं। इस सोसाइटी को डिजिटाइज पिछले 20 साल से किया गया है, 2003 से किया गया है। ये जो सोसाइटी है इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है फॉर द फार्मर्स कम्युनिटी। अब इस सोसाइटी ने क्या किया है, इक्विपमेंट परचेज किया है ड्रोन्स का एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3,50,000 इन 2021। वारंटी के साथ वो ड्रोन्स का इक्विपमेंट प्रोक्योर किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि वो वारंटी 3 साल की। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है फ्लाईमोर, ठीक है। ये ड्रोन हैज अ टैंक ऑफ 10 liters विद रिचार्जेबल लिथियम बैटरीज एंड द ड्रोन्स आर केपेबल ऑफ स्प्रेइंग द फील्ड अप टू अ हाइट ऑफ 60 feet। So it takes about 7 to 10 minutes to spray 1.5 acres of land. जस्ट इमेजिन 1.5 से 2 एकड़ की जो जमीन है उस पर 7 से 10 मिनट में आप कितना कुछ स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर है टारगेटेड तरीके से, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं टारगेटेड तरीके से। इससे कितना फायदा है किसानों को, उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी कितना यहाँ पे देखिए उनको लाभ होगा। और ये जो ड्रोन्स हैं ये किराए पे भी दी जा रही हैं, 3.5 लाख के कॉस्ट पे तो प्रोक्योर करी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी पे, लेकिन महज 800 रुपए प्रति एकड़ के दाम पे रेंट पे दी जा रही हैं। अब इसके चलते दिस हैज हेल्प्ड इन क्रिएटिंग रेवेन्यू फॉर दिस एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय गिविंग these drones on rent to the farmer community, and the society is also providing drones to other farmers जो कि इस सोसाइटी के मेंबर्स नहीं हैं, दूसरे गांव से हैं, ताकि अल्टीमेटली ड्रोन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। कितना अच्छा ये एग्जाम्पल है केस स्टडी जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो यदि आप एग्जाम में इससे मिलता जुलता टॉपिक लिखते हैं, लेट्स से आप एग्रीकल्चर के बारे, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे लिख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे लिख रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो यूपीपीसीएस है, किसी भी स्टेट का ऐसे का एग्जाम है, तो वहां पे ये केस स्टडी का जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द। वैसे तो मिलते रहते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ये योजना सीरीज में थोड़ा डिले आ गया था। अगली बार जब मिलेंगे योजना के वीडियो में तो नए, यानी कि अभी जुलाई का हमने किया तो नए महीने का अगस्त का एनालिसिस हम करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने सुझाव देते रहिए। और हाँ,
आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द।